चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवे विद द थिंग्स नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर वो सब कुछ आएगा जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। ब्लैंकेट मेथड था, ठीक है, वो तो अभी तक हम लोगों ने जो भी इनफैक्ट क्वेश्चंस किए, हर कंपनी का एक ही एब्जॉर्प्शन रेट था। तो ब्लैंकेट मेथड के ऊपर तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। डिपार्टमेंटल मेथड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज के बारे में, दिस आर फर्दर ब्रेकअप मेथड, जो जिसका नाम जो है वो मैंने इनोवेट किया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन उस चीज के बारे में है। एंड एक और चीज जो मैं तुम लोग को अब बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए, उस दिन ना हम लोगों ने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए 4 मेथड सीखे। कैरी फॉरवर्ड, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंड पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग P&L। हम लोगों ने 4 मेथड सीखे, ठीक है। फर्स्ट 2 मेथड, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड और जो लास्ट वाला मेथड है, करंटली नॉट मच इंटरेस्टेड, ओके। ये दोनों मेथड्स के अंदर जो भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है ना, एडजस्ट हो जाता है। इसके अंदर भी ना आई कैन ट्राई टू गिव यू 2 ऑप्शंस, ओके, दैट अभी तक देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद अभी मेरे को जरूरत पड़ जाए, ठीक है। You can adjust in cost of sales during the year, or you can adjust in cost of sales at the end of the year. Same way you can follow supplementary method during the year या end of the year। अभी उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी उसका मतलब बहुत सिंपल है, और उसके बाद ये भी बताऊंगा अभी तक क्यों नहीं बताया था, ठीक है। अभी तक ये वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया था। अभी सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर और एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है। सपोज जरा सोचो, हम लोगों ने ना 31 ऑफ मार्च को एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाल लिए, ठीक है। 1 ऑफ अप्रैल को अपना साल स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो मैं कुछ भी यहां पे नंबर्स लेता हूं। सपोज अपना जो साल है 1 अप्रैल 2022 टू 31 ऑफ मार्च 2023 है, और हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट निकाले थे 31 ऑफ मार्च 2022 को, ठीक है। तो 31 ऑफ मार्च 2022 को मैंने BOH सोचा, मैंने BLA सोचा, मैंने एब्जॉर्प्शन रेट्स निकाल लिए, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन रेट्स मैंने निकाल दिए, फिर इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा साल स्टार्ट हो गया। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनेंशियल ईयर। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022 को अपना साल स्टार्ट हो गया, साल चलता गया चलता गया चलता गया, 31 ऑफ मार्च आ गया, मतलब ये वाला दिन आ गया। मैंने पूरे साल का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाला, और फिर मैं सोच रहा था कि कौन सा मेथड फॉलो करूं, या ये। अगर ऐसा करोगे ना, दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेथड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब आप लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कब एडजस्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। नाउ दिस इज वन थिंग। तो जैसा ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब सपोज इस दिन पर अपना साल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी ना एक ही महीना बीता, उसका मतलब क्या है, 30 अप्रैल 2022 आ गया, ठीक है। तो अभी तक एक ही महीना बीता है। आई थॉट कि यार पूरे साल के लिए कौन वेट करेगा, एक महीने का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन तो है ना मेरा। मैं इस महीने का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन अगर मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो मैं उसके अंदर एडजस्ट कर दूंगा। अगर ऐसा करोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज एडजस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली अगर साल के एंड तक वेट करोगे तो पूरे साल का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एक ही बार एडजस्ट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर ऐसा करोगे तो तुम लोग ना एक पीरियोडिक इंटरवल सिलेक्ट कर लो, से अ मंथ या फिर से अ क्वार्टर, ठीक है, या फिर से अ वीक, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और जैसे ही एक हफ्ता खत्म हो, आप लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन उस हफ्ते का उसी हफ्ते की कॉस्ट शीट के अंदर एडजस्ट कर दो। ये वाला चीज बेसिकली तुमको तब काम में आता है जब आप कॉस्ट शीट, सपोज यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर वट एवर रीजन, ओके। तो देन यू डोंट वांट टू बी वेटिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, ओके। यू वांट टू एडजस्ट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ओवर देयर ओनली। तुमको समझा जो मैंने बोला? yes, अगर ऐसा होएगा ना, तो अगर सपोज मैंने एक इंटरवल सिलेक्ट किया मंथली, ठीक है, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस तुम लोग 12 बार साल के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालोगे और 12 बार तुम लोग एडजस्ट करते रहोगे। तो ऐसा 12 बार होएगा, ठीक है। बस तो
को बोलते सर अभी तक क्यों नहीं सिखाया ये, इट वॉज सो इंपॉर्टेंट, बराबर है, लेकिन मैं कभी सिखाता, जरा वो सोचो ना, हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चंस किए, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, हाउ टू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, उन क्वेश्चंस के अंदर ना आई कुड नॉट हैव फॉलोड एनी मेथड ड्यूरिंग द ईयर। को बोलते सर क्यों? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम लोग को याद ऑब्वियसली होगा, हम लोगों ने इकट्ठा सॉल्व किया था। देखो उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से जरा देखना, द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड मैन डेज एक्चुअली वर्क वर 41.5 lakhs and 1.5 lakh man days respectively. Out of 40,000 units produced during the period, 30,000 were sold. Okay, तुमको समझ में आएगा, यहां पे पीरियड आई थिंक मींस 1 ईयर, ठीक है। तो उन लोगों ने सम के अंदर बोला है कि 1 साल बीत गया, अभी आफ्टर द ईयर इज ओवर यू कैन नॉट फॉलो ड्यूरिंग द ईयर, नो? तुमको समझा जो मैंने बोला? अभी अपना साल अगर बीत गया, सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, अपना साल 2022-23 था, ठीक है, तुम लोग 31 मार्च 2023 तक पहुंच गए, और फिर तुम लोग सोच रहे हो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को कैसे ट्रीट करूं। बेटा अगर तू साल के एंड में पहुंच ही गया है और पूरे साल के एंड तूने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट नहीं किया, मतलब अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है, बोलो क्या? You will have to adjust your under या over absorption at the end of the year only. So that's what in this case अपना क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी ऐसे ही था बेटा। ओके, तो इसलिए उन क्वेश्चंस के ना मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, लेकिन honestly to solve such questions no is nothing so different for us. ओके, पहले हम लोग 1 साल के बाद करते थे, अभी आप 1 मंथ के बाद कर दो, so on and so forth। ठीक है, चलिए अभी अपना एक क्वेश्चन है जहां पर ना एक तो वो फर्दर ब्रेकअप मेथड आएगा और दूसरा ये वाला चीज आ जाएगा सप्लीमेंट्री मेथड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अवे विद दिस थिंग। ठीक है, तो लोग बस एक काम जरा करो, तुम्हारे पास जिधर इधर नोट्स था ना, यहां पर तुम लोगों ने ये वाला चीज लिखा होगा एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग P&L, तो यहां पे आगे लिख देना एक बार। ये पॉइंट नंबर 2 के लिए भी लिखने का है, 3 के लिए भी, ड्यूरिंग और एंड ऑफ द ईयर। ये चीज सप्लीमेंट्री मेथड के लिए भी लिखने का है। ऑनेस्टली तुम लोग 4th वाले के लिए भी ये वाला चीज तो लिख ही सकते हो। ड्यूरिंग और एंड ऑफ द ईयर। चलो सुनो, तो स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, अभी ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वो टेंशन आता है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, बट इट्स क्वाइट अ इजी क्वेश्चन। एक बार डेटा समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इंजीनियर्स लिमिटेड फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स टू कस्टमर्स ऑर्डर, मतलब इट इज अ जॉब कॉस्टिंग कंपनी। कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग फैब्रिकेशन वगैरह का काम करते हैं। तो फैब्रिकेशन के मीन लाइक हम लोग से मेटल रॉड्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द वर्क ऑफ फैब्रिकेशन। सपोज इफ यू हैव अ बंगलो, ओके, तो आप लोग को एक फेंस वो लगवाने का होएगा, दैट इज कॉल्ड एज द वर्क ऑफ द फैब्रिकेशन, या फिर अगर एक छत बनवाने की होगी एंड सो ऑन। ठीक है, फैक्ट्री कमेंस फैब्रिकेशन ऑफ 20 नंबर मशीन पार्ट्स। तो ये अपने को कोई जॉब आया था जहां पे अपने को 20 नंबर के, 20 number might not mean 20 in terms of number, it could mean size also। तुमको समझा जो मैं बोला? जैसे तुम्हारा शर्ट का साइज 38 या 36 वगैरह होता है या 34 होता है, तो जब मैं बोलता हूं 34 साइज का शर्ट निकालो, तब हम लोग 34 शर्ट्स नहीं निकालते बॉस। समझ में आ गया? थैंक यू, थैंक यू। आगे, टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, an expenditure incurred on the job for the week ended 30th of August 2022 is as follows। तो वो लोग क्या बोलता है, इस जॉब के ऊपर 30th of August 2022 तक कितना खर्चा हो चुका है इस जॉब के ऊपर, इस जॉब के ऊपर। तो वो लोग तुमको बता रहे हैं, तो इस जॉब के ऊपर कितना कितना खर्चा हुआ है। डायरेक्ट मटीरियल 78 रुपीज का इस जॉब के ऊपर लगा हुआ है। डायरेक्ट लेबर, वर्कर लोगों ने इस जॉब के ऊपर 20 घंटे काम किया है और मैं उनको 1.5 रुपीज पर आवर दे रहा हूं। बॉस ये जो 1.5 है ना, इसका ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या है तेरा, ये क्या है तेरा, दिस इज योर वेज रेट। तो वर्कर को इस रेट के हिसाब से पे करता है, दिस इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, आगे ओवरहेड जरा देखो, अभी 3 टाइप का है। इस जॉब के ऊपर मशीन 1 ने कितने घंटे काम किया है, 4, एंड शायद अपना एब्जॉर्प्शन रेट इस मशीन का 4.5 होएगा। मशीन 2 ने इस जॉब के ऊपर 6 घंटे काम किया है
एब्जॉर्प्शन रेट 6.5 होएगा। मैन्युअल बोले तो वर्कर 20 घंटे काम किया है। ऑनेस्टली ये लोग ये 20 घंटे नहीं भी देते तो मैं 20 घंटे निकाल लेता। मेरे को बोलो किधर से ये 20 घंटे कॉपी किए, लेबर ना बेटा, ये वही वाला 20 घंटे है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 0.8 पर आवर 16। तो इस जॉब के ऊपर अभी तक कितने रुपीस का कॉस्ट चार्ज हो चुका है, 181। मटीरियल, लेबर। अभी मटीरियल और लेबर तो जो एक्चुअल खर्चा हुआ रहेगा वही लिखा होगा, और ओवरहेड्स यू आर गोइंग टू बी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो तुमको समझ में आएगा यहां पे ना, देयर इज अ ट्रिपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तुमको ट्रिपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम समझा? एक मशीन 1 का रेट है, मशीन 2 का रेट है, और एक रेट है बेस्ड अपॉन लेबर आवर्स। आगे अभी ये लाइन मैं पढ़ता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से पढ़ना जरा प्लीज। द ओवरहेड रेट ऑफ 0.8 पर आवर, ओके, इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। ये चीज मैं तुमको लिख के बता रहा हूं। जब हम लोगों ने ये 0.8 वाला रेट निकाला ना, तो हम लोगों ने BOH अपॉन BLA किया रहेगा। BLA ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, क्योंकि ये जो तीसरा वाला मेथड है ये लेबर आवर मेथड है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जब ये एब्जॉर्प्शन रेट 0.8 का निकाला था ना, तो हम लोगों ने कितने आवर्स सोचा था कि काम होएगा पर वीक, 3000, ठीक है। तो 0.8 का रेट वॉज बेस्ड अपॉन 3000 मैन आवर्स, ओके। तो एक मिनट, ये 3000 मैन आवर्स पर वीक है ना, दीज आर द आवर्स पर वीक, नो। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BOH कितने रुपीस का आ जाएगा बेटा, 2400। तो अगर कोई मेरे को ऐसे पूछेगा, सर दिस इज BOH, आई विल से दिस इज योर BOH, बट दिस इज BOH पर वीक, ओके। अगर आपको साल के लिए चाहिए, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स। ये जितना भी आएगा मैं कंप्यूट कर सकता हूं, बट इन दिस क्वेश्चन दिस डेटा विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। ये वाला डेटा आप लोगों को काम में नहीं आएगा, मैंने कंप्यूट करके दिखा दिया। अगर सबने पूछा होता ना, फाइंड आउट द बजटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर बेस्ड अपॉन विच एब्जॉर्प्शन रेट वाज कैलकुलेटेड, इट विल बी दिस पर्टिकुलर फिगर। सबको समझा जो मैंने बोला? ओके, लेकिन वो वाला डेटा अपने को इस क्वेश्चन के अंदर काम में नहीं आएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 0.8 was based upon 3000 आवर्स पर वीक। तो जब हम लोगों ने 0.8 का रेट निकाला था, हम लोगों ने सोचा था एक हफ्ते के ना 3000 घंटे का काम होएगा, तो ऑब्वियसली BOH अपना 2400 वाई रहेगा पर वीक, ओके। मतलब हम लोगों ने सोचा होगा एक हफ्ते के अंदर अपना ये वाले ओवरहेड्स का खर्चा 2400 होता है, ठीक है। पूरे साल का इंटू 52, ये वाला नंबर कंप्यूट हो सकता है, बट ऑफ नो यूज, ठीक है। आगे चल पड़ते हैं। सिमिलरली मशीन आर रेट आर बेस्ड ऑन, मशीन आर रेट बोले तो ये और ये are based upon normal working of machine 1 and machine 2 for 40 hours out of 45 hours per week। ये तुम लोग को बोल सकता हूं based upon yesterday discussion। वो लोग क्या बोलते हैं, 4.5 और 6.5 वाला जो रेट है ना, was based on कितना आवर्स बेटा, 40 hours out of 45 hours per week। 45 hours must be practical capacity, but absorption rates are always calculated based upon नॉर्मल कैपेसिटी। तो शायद ये जो 40 आवर्स होएगा ना, यहां पे अगर चाहो तो लिख देना दिस इज नॉर्मल कैपेसिटी, 45 जो है वहां पे लिख देना प्रैक्टिकल कैपेसिटी। यहां पे देखो ये वाला वर्ड भी है, बेस्ड अपॉन नॉर्मल वर्किंग ऑफ 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स। तो एक हफ्ते के ना 45 आवर्स है, बट वी विश टू बी वर्किंग ओनली फॉर 40 आवर्स। सुनो, अभी ये भी आप लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता हूं, लेकिन फिर से वही बोलूंगा, दिस डेटा इज ऑफ नो यूज, ओके। व्हाट, देखो ये जब 4.5 का रेट निकाला था ना, ओके, तो हम लोगों ने क्या सोचा था, एब्जॉर्प्शन रेट मशीन 1 का विल बी BOH अपॉन BLA। मशीन 1 का एब्जॉर्प्शन 4.5 था, और ये वाला रेट जब ही निकाला था, अभी कुछ बोलो ना, वी थॉट दैट मशीन्स विल बी वर्किंग फॉर, आगे बोलो, 40 आवर्स पर वीक। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस फिगर 40 इंटू 4.5 कैलसी के ऊपर कर लो, 180 रुपीज आ जाएगा। दिस इज 180 ऑब्वियसली पर वीक इंटू 52 वीक्स करेगा, दिस विल गिव मी BOH फॉर द एंटायर ईयर। ये वाला डेटा मैं कंप्यूट कर सकता हूं, बट अगेन इट इज ऑफ नो यूज। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई कैन डू फॉर मशीन 2 ऑल्सो, ओके। मैं 6.5, 4.5 के बदले में 6.5 वाला जो रेट था मशीन 2 वाला was based upon normal working of 40 hours per week, so therefore 40 into 6.5 ये आ जाएगा 260। तो BOH यहाँ पे 260 आ सकता है, इंटू 52 करेगा, दिस विल गिव मी BOH फॉर द एंटायर ईयर। कंप्यूट हो सकता है, बट इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। तो ये डेटा अपने को काम में ही नहीं आएगा, जो काम में आएगा वो अब स्टार्ट हो रहा है, पढ़ो।
आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक, सब लोग मेरे साथ पढ़ना, द फैक्ट्री लेवीज, तो सब लोग पढ़ो फैक्ट्री लेवीज, सप्लीमेंट्री रेट, सब लोग पढ़ो, ऑफ रिकवरी ऑफ फुल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। तो वो लोग क्या बोलता है, जैसे ही एक हफ्ता खत्म होता है ना, हम लोग सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर लेता है। तो कैन वी से वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग सप्लीमेंट्री मेथड ड्यूरिंग द ईयर, नो, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते के एंड में सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर लेंगे। इज दिस ओके? तो अगर ऐसा होएगा, कैन वी से साल के अंदर 52 टाइम्स यू आर गोइंग टू बी फॉलोइंग सप्लीमेंट्री मेथड, नो, इनफैक्ट 52 times and you are going to be doing that for all the 3 types of rates that you all have. अगर अपने पास 3 एब्जॉर्प्शन रेट हैं तो अपने पास 3 सप्लीमेंट्री रेट भी तो आएंगे ना तभी। इज दैट ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 30th of August 2022, अभी बराबर से पढ़ना, और मेरे को एक डाउट आएगा दैट यू विल हैव टू ट्राई टू आंसर। The total number of labor hours worked was 2400। वो लोग क्या बोलते हैं, इस वीक के एंड तक जो टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्क हुआ 2400 घंटे का काम हुआ। यार मेरे को एक डाउट आ गया सडनली, ये लोग अभी अभी 2400 लिखता है, लेकिन उन लोगों ने 10 लाइन ऊपर तो इधर 20 आवर्स लिखा था। बेटा मेरे हिसाब से तो ये 20 आवर्स भी एक्चुअल आवर्स था और ये 2400 घंटे भी तो एक्चुअल ही है। ओके, 2400 जो है वो पूरी कंपनी का है। तो ये जो 20 है ये क्या है बेटा, ये जो है ये इस जॉब का है। ये जो 20 नंबर मशीन पार्ट्स वाला जॉब है ना, ओके, ये उस जॉब का आवर्स है। ऑब्वियसली 20 मस्ट बी पार्ट ऑफ 2400। इज दैट ओके? ठीक है, आगे। एंड मशीन 1 एंड मशीन 2 हैड वर्क फॉर 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, तो मशीन 1 और मशीन 2 ने इतने इतने घंटे काम किया। ऑब्वियसली दिस 4 and 6 आर पार्ट ऑफ दिस एंड दिस। ये पूरी कंपनी का डेटा है बेटा, 4 and 6 तो इस जॉब का डेटा था। अभी लास्ट लाइन, द एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ आवर्स वर 3000, 180 एंड 195। तो इस हफ्ते के अंदर तुम्हारा एक्चुअल खर्चा 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, नो, और 3000, 180 एंड 195 रिस्पेक्टिवली बोले तो तू उसी ऑर्डर के हिसाब से जा जो पिछली लाइन में था। मेरे को बोलो पिछली लाइन के अंदर पहले कौन सा डेटा दिया था, लेबर आवर्स। तो ये वाला डेटा लेबर आवर्स वाला है, ये वाला मशीन 1 वाला है, ये वाला मशीन 2 वाला है। आगे, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर फैब्रिकेशन ऑफ 20 नंबर मशीन पार्ट्स। आगे जरा पढ़ना, पढ़ो, लिविंग द सप्लीमेंट्री रेट्स। तो देखो वो लोग क्या बोलता है कि कॉस्ट शीट बनाओ, उन लोगों ने भी कॉस्ट शीट बना के दिया। फॉर फैब्रिकेशन ऑफ 20 नंबर मशीन पार्ट्स, उन लोगों ने भी 20 नंबर मशीन पार्ट्स का ही कॉस्ट शीट बनाया, लेकिन लिविंग द सप्लीमेंट्री रेट्स। अब तुमको समझ में आएगा, उन लोगों ने इधर जो रेट्स लेवी किए हुए हैं 2000 एब्जॉर्प्शन रेट्स हो, ठीक है, तो आप लोग सप्लीमेंट्री रेट भी डाल दो। सप्लीमेंट्री मेथड कैसे काम करता है सर, जिधर आगे बोलो ना, जिधर एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज हुआ उधर आप लोग सप्लीमेंट्री रेट भी चार्ज कर देना, ठीक है। तो हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। लेकिन क्या हो जाता है ना इन एग्जाम्स, ये जो डेटा था ना विच इज टू बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन, नो, ओके, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन होता है कि वो वाला डेटा यूजलेस क्यों था, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। तुम लोग अभी लिखने नहीं वाले हो, व्हेन आई विल टेल यू तब लिखना, ठीक है। सुनो यहां पे काम क्या है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर फैब्रिकेशन ऑफ 20 नंबर मशीन पार्ट्स लिविंग दी सप्लीमेंट्री रेट्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज कॉस्ट शीट। तुम लोग मत लिखना आफ्टर लिविंग सप्लीमेंट्री रेट्स, ठीक है। सुनो अभी मैं पूरी कॉस्ट शीट फिर से क्यों बनाऊं, उन लोगों ने एक कॉस्ट शीट तो बना के रखी हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, फैक्ट्री कॉस्ट एज गिवन, ठीक है। वो कितने का है 181। मेरे को सब लोग जरा बोलना 181 के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट्स तो है ना, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करने का है, प्लस माइनस यहां पर सप्लीमेंट्री रेट्स भी डाल देंगे, बस और कुछ नहीं। 3 एब्जॉर्प्शन रेट थे तो 3 सप्लीमेंट्री रेट भी आएंगे, एक M1, एक M2 और एक लेबर आवर्स, ठीक है। बस सुन, तो दिस विल बी काइंड ऑफ
रिवाइज्ड फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। सुन, लेकिन ऑब्वियसली ये करने के लिए मेरे को सप्लीमेंट्री रेट्स भी निकालना पड़ेगा, तो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स। प्लीज अभी मत लिखो, 2 मिनट के बाद लिखना, डोंट बी इन अ हरी। ओके सुन, अगर 3 एब्जॉर्प्शन रेट होंगे तो 3 सप्लीमेंट्री रेट भी तो होंगे। तो एक हो गया लेबर आवर्स, एक हो गया M1, एक हो गया M2। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे 3 चीजें, ठीक है। अभी ध्यान से सुना जरा प्लीज, मेरे को ना यहां पर सप्लीमेंट्री रेट निकालने का है, ठीक है। अभी सब लोग को याद शायद होएगा ही होएगा, सप्लीमेंट्री रेट को अगर कोई मेरे को बोलेगा ना डिफाइन करो, सप्लीमेंट्री रेट जरा याद करो, इट इज एक्चुअल रेट माइनस एब्जॉर्प्शन रेट। तुम लोग को याद आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर ना ऐसे लिखता है, दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, इफ एब्जॉर्प्शन रेट इज BOH अपॉन BLA, एक्चुअल रेट विल बी, बोलो, एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, बोलो ना आगे, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहां पे ना लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बी ईदर इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स और इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स और इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स। तुमको समझा मैंने 2 बार मशीन आवर्स क्यों बोला? हाँ, क्योंकि 2 टाइप ऑफ मशीन है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स आई विल राइट डाउन, तो वो कॉमन वो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कई चीजें बहुत बेसिक हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी सेइंग, अगर एब्जॉर्प्शन रेट पूरी कंपनी का होता है तो एक्चुअल रेट भी पूरी कंपनी का होता है। एब्जॉर्प्शन रेट निकालते वक्त आप कंपनी का डेटा लेते हो, एक बार एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है जॉब को अप्लाई करते हो। सेम वे सप्लीमेंट्री रेट भी कंपनी का होगा और जॉब को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमको डेटा ढूंढना है, दैट इज अ गुड टास्क। मैं तीनों में से एक ही खत्म कर रहा हूं, सिर्फ एक ही खत्म कर रहा हूं, ठीक है। बराबर से मेरे को जरा सोच समझ के बोलना। मैंने इतना कुछ वो लिख दिया है, मैं रब करने का ट्राई कर लेता हूं, अगर रब हो जाएगा तो हुआ। चलो सुनो, मेरे को जरा बोलो, वो ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ विच आर डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर्स। वो ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ विच आर डिपेंडेंट अपॉन लेबर आवर्स, बोलो 3000। वो वाला डेटा इधर है बेटा, तो वो ओवरहेड्स का खर्चा 3000 रुपीज का हुआ। ऑब्वियसली पूरी कंपनी का डेटा है। मेरे को जरा बोलो, पूरी कंपनी के अंदर कितने लेबर आवर्स का काम हुआ? 2400, ठीक है। जरा कैलसी लो, डिवाइड करो। आई एम राइटिंग ओवर हियर 2400 लेबर आवर्स, दिस इज 1.25 ऑब्वियसली पर लेबर आवर, ओके। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा लेबर आवर वाला एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? 2 ऑप्शन देता है, 1.5 के 0.8। बेटा ये इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, ये तो तेरा वेज रेट है, वर्कर लोगों को इस रेट से पगार देता है, 0.8, ठीक है। तो तेरा एब्जॉर्प्शन रेट कम है ना, तो दिस विल बी 0.45 पर लेबर आवर। ये तेरा अंडर एब्जॉर्प्शन वो हो गया क्योंकि तेरा एब्जॉर्प्शन रेट कम था, ठीक है। ये 0.45 का मतलब, मेरे को जरा बोलो, तुम लोग बचपन से क्या सोचते हो, जिधर जिधर, आगे बोलो, 0.8 चार्ज किया, एक मिनट फिर से बोलता हूं, जिधर जिधर, बोलो आगे, 0.8 चार्ज किया, फिर से बोल रहा हूं और लास्ट टाइम सब लोग रिपीट करना, जिधर जिधर 0.8 बोलो ना यार, जिधर जिधर 0.8 चार्ज हुआ उधर उधर 0.45 और चार्ज कर दो, ठीक है। अभी इस कॉस्ट शीट पर आता हूं, देखो इस कॉस्ट शीट के अंदर हम लोगों ने ये वाला 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.8 चार्ज किया था, तो ऑब्वियसली फिर मैं 20 आवर्स, आगे बोलो, एट द रेट ऑफ 0.45 और चार्ज वो कर दूंगा। तो ये वो लेबर वाला पार्ट है, तो मैं इसके आगे आई एम राइटिंग 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.45, तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा? 9। एक लल्लू सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछूंगा। मेरे को जरा बोलो, ये जो 9 है ये हम लोग ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड। बेटा तूने 0.8 तो लिख लिया है, अभी देखो 0.8 को 1.25 तक लेके जाना है ना, तो मैं ऐड करेगा। तो इज दैट अंडरस्टूड?
ठीक है, बस एग्जैक्टली द सेम थिंग ओवर हियर, एग्जैक्टली द सेम थिंग ओवर हियर। ये तीनों का टोटल विल बी कमिंग ओवर हियर। तो पहले 181 का अपना कॉस्ट था जो क्वेश्चन नहीं दिया, और अभी हम लोग वो सप्लीमेंट्री रेट्स अगर चार्ज कर देगा तो अपने को नया कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यू ऑल कैन स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चन। पहले बस एक छोटा सा चीज, इधर मैं तुमको खुद ब खुद बोल रहा हूं ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा, और इधर जो है अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा। ठीक है, तुम लोग पहले ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन तो वो दिखाता हूं। पहले इतना जो काम है वो कॉपी कर लो। सॉरी, कॉस्ट, हाँ हाँ बेटा, दिस इज योर मेन आंसर, दिस इज काइंड ऑफ योर वर्किंग नोट वन। क्या हुआ M2 में? तो ओवर एब्जॉर्ब, एक सेकेंड ना, M2 के अंदर शायद वो ओवर एब्जॉर्प्शन आता है, बराबर। ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। I'll show the question for those people who are not having the books, please. ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं दिखा देता हूं। I'm scrolling towards the question, please. उसके बाद एक लाइन मेरे को एक्स्ट्रा वो बोलने का है। ठीक है, पहले ये वाला चीज कंप्लीट कर लो। एक मिनट बस। एक मिनट। चलो सुन, देखो अभी ना ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा था एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल यही पूछा था। एक और बार जब ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो उन लोगों ने ना ये वाला लाइन जो है ये दिया ही नहीं था। ठीक है, दिस लाइन वॉज नॉट गिवन, बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। तो कोई बोलते सर अभी अगर वो वाला लाइन नहीं दिया तो फिर सर ये वाला स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ओके, बराबर है, वो वाला स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो एक मिनट, उन लोगों ने मतलब क्या डेटा नहीं दिया? मेरे को वर्ड्स के अंदर बोलो। एक्चुअल, एक्चुअल क्या क्या क्या, एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिया। ठीक है, उन लोगों ने एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिया था उस क्वेश्चन के अंदर। सब लोग परेशान, अभी एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं देगा तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेगा? So that time you had to be making one assumption, and that assumption will be whatever were the budgeted overheads were also the actual overheads. तुमको समझा जो मैंने बोला? एक कॉमन सेंस है। मेरे को लगता है मेरा नेक्स्ट ईयर का जो रेंटल है 10 लाख रुपए का होगा। अगर मैंने तुमको और कुछ नहीं बोला तो मेरे को जरा बोलो साल के एंड में रेंटल कितना होएगा? 10 लाख। ओके, तो वो जो इंफॉर्मेशन मैंने तुमको बोला था ना कि यूजलेस है, यूजलेस है, यूजलेस है, ये वाला फिगर 2400 was budgeted fixed overheads for 1 week. If actual fixed overheads are not given, then actual fixed overheads will also be assumed to be 2400. Is this understood? और तब तुमको ना ये वाला फिगर कंप्यूट करना पड़ता। ओके, तुमको ये वाला ऐसा काम करके पहले 2400 तक वो पहुंचना पड़ता, फिर एक अजम्पशन लिखना पड़ता।
in absence of actual overheads, we assume that actual overheads are same as budgeted overheads. Okay, ये वाला चीज मैंने शायद शॉर्ट्स के अंदर डाल के वो रखा हुआ है. Machine hour rate of M1 is 4.5 is based on 40 hours per week. Hence, budgeted overheads which are dependent upon machine 1 will be 4.5 into 40, that is 180. मेरे ख्याल से ये 180 तो मैंने भी निकाला था जब मैंने M1 का बात किया था, तो यहाँ पे 180 तो लिखा था ना मैंने. ओके, आगे दिस डेटा इज ऑफ, यहाँ पे लिखना नो यूज. लेकिन आगे जरा पढ़ना, इफ एक्चुअल ओवरहेड्स वर नॉट गिवन देन दिस कैन बी अज्यूम टू बी सेम एज एक्चुअल ओवरहेड्स. तुमको समझा ये वाला चीज? ओके, सो दैट टाइम जस्ट बी केयरफुल. वो वाला क्वेश्चन बहुत साल पहले की कहानी की, वो वाला क्वेश्चन वो पूछा गया था, लेकिन तब अपने को ये वाले अजम्पशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट टाइप. ठीक है, चल अपना ये वाला जो काम है दिस इज ऑल टुगेदर डन. ठीक है, अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज वन क्वेश्चन नो दैट कंप्लीट्स माय एंटायर चैप्टर ऑल्सो. ओके, अगर एग्जाम से पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिवाइज करने का होएगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन अगर तू कर लेगा सब कुछ ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग एज सच. ओके, सुनिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो जरा प्लीज. यूनिटेक एक्सेप्ट्स ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स to manufacture engineering equipment according to their specification. तो मतलब it is a job costing company. The company operates job costing system. वैसे भी तुमको दिया हुआ है. ठीक है, अभी ना तुमको job costing system के बारे में एक चीज मैं बोल रहा हूं जो अभी तक नहीं बोला था. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. देखो, उस दिन ना हम लोगों ने WIP अकाउंट बनाया था. मेरे को बोलो WIP अकाउंट के साथ हम लोगों ने एक और अकाउंट भी तो बनाया था. कौन सा वाला? फैक्ट्री. दैट अकाउंट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द टाइमिंग. ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड बट नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम सेइंग. अभी अगर कोई कंपनी जॉब कॉस्टिंग कंपनी है ना, अगर कोई कंपनी जॉब कॉस्टिंग कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ना हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग कंप्यूट करना होता है. हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग कंप्यूट करना होता है. ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना हर जॉब के लिए अलग अलग WIP अकाउंट खोलते हैं. एग्जाम्पल, उनको एक जॉब आया, से मैं उसको कुछ भी एक नंबर दे देता है, जॉब नंबर 007. ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद एक और जॉब आया, से जॉब नंबर 008. ओके, हर जॉब के लिए ना वो लोग अलग अलग अकाउंट खोल लेते हैं. अभी याद रखना, दिस इज WIP अकाउंट बॉस ऑफ वन सिंगल जॉब. वन जॉब इज काइंड ऑफ वन यूनिट फॉर अस. ठीक है, बराबर से सुनना जो मैं इसके बाद बोलता हूं. देखो, अगर ये वाला जॉब इसी पीरियड के अंदर स्टार्ट हो रहा है, इसी पीरियड के अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा. लेकिन सपोज ये वाला जॉब पिछले साल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ईयर एंडिंग आ गया बीच में, तो फिर यहां पे इस जॉब का ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. उसके बाद जब भी इस जॉब के ऊपर कुछ भी मटेरियल कॉस्ट का खर्चा होगा तो वो SLC से आ जाएगा. यू ऑल रिमेंबर दिस? SLC के अंदर जो इश्यूज वगैरह है वो WIP अकाउंट के अंदर ही आता है ना. सो देयरफॉर एक मिनट, तभी एक वाउचर जनरेट होता है कॉल्ड एज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, और उसके बाद मटेरियल इश्यू फॉर्म. याद आता है? चलो, उसके बाद यहां पर एक लेबर भी आ जाएगा. उसके बाद यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स. लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स FOH अकाउंट के क्रेडिट साइड से आएगा, और FOH क्रेडिट साइड से ऑब्वियसली सबसे पहले कौन सा अमाउंट आता है? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना इसके बाद, दिस इज मोस्ट क्रूशियल फॉर मी. ये जो WIP अकाउंट है ना ऑफ जॉब नंबर 007, बेटा इट इज वन सिंगल जॉब. मैंने ये वाली चीजें लिखी, मेरा ये वाला साल खत्म हो गया. अभी इस साल के एंड तक दो ही ऑप्शन है, या ये वाला जॉब खत्म हो जाएगा, आगे बोलो, या ये वाला जॉब कंप्लीट नहीं होएगा. और क्या,
अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां पे लिख देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बात खत्म। जितना भी ये वाला फिगर है वो इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, क्यों बोलते हैं सर अगर जॉब कंप्लीट हो गया तो ओके, देन यू क्लोज दिस पर्टिकुलर अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू फिनिश गुड्स अकाउंट। अभी जरा यार ना दोनों चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि या जॉब खत्म होगा, आगे बोलो, या जॉब खत्म नहीं होएगा। अगर जॉब खत्म नहीं होएगा सो दिस जॉब विल रिमेन एज क्लोजिंग WIP। अगर जॉब खत्म हो जाएगा यू ट्रांसफर इट टू योर फिनिश गुड। जो जॉब कॉस्टिंग कंपनीज होती है ना, वो लोग अपना अकाउंटिंग ऐसे करते हैं, वो लोग ना हर जॉब के लिए अलग अलग WIP अकाउंट्स ही खोलते हैं ताकि उनको हर जॉब का कॉस्ट अलग अलग मिल सके। अगर उन लोगों ने सारे जॉब्स का अकाउंटिंग इकट्ठा किया ना, तब उनको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उनको जॉब्स के अलग अलग कॉस्ट नहीं मिलेंगी। सो देन इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट हाउ टू बी फाइंडिंग आउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ एवरी जॉब। ठीक है, तो हर जॉब के लिए अलग अलग अकाउंट खुलता है। ठीक है, आगे ईच इक्विपमेंट ऑर्डर इज गिवन अ जॉब नंबर। तो हम लोग हर ऑर्डर को एक जॉब नंबर दे देते हैं। देखो, मटीरियल्स एंड लेबर आर बुक टू द अप्रोप्रिएट जॉब नंबर्स। चलो ठीक है, वाइल ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल फॉर मी। आउट ऑफ ऑल द मेथड्स, ये लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं बेटा, लेबर आवर, जो तुम्हारा तीसरा वाला मेथड था। तो मटीरियल एंड लेबर आर बुक टू द अप्रोप्रिएट जॉब नंबर्स व्हाइल ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। चलो अपना काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन ना सुपर बड़ा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, सुनो, the data for April is given below. Opening stock on 1st of April. 1st of April को रॉ मटेरियल स्टॉक इतना था, WIP स्टॉक 43,860 था जिसका ब्रेकअप इधर है, और 3 जॉब्स हम लोगों ने कंप्लीट करके रखे हुए हैं। वो 3 जॉब्स का नाम क्या है, 21, 25, 26। तो उन लोगों ने तुमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया, आगे बोलो, WIP भी दे दिया, फिनिश गुड्स भी दे दिया। तो उन लोगों ने तेरे को सारा का सारा डेटा दिया है दैट यू ऑल विल रिक्वायर। ठीक है, अब ये 43,860 का तुमको ब्रेकअप दे रहा है। डिटेल्स ऑफ WIP आर अवेलेबल। चलो ठीक है, तो ये 43,860 कैसे आया, देखो 43,860 के अंदर हम लोग 2 जॉब्स हमारे अनफिनिश थे लास्ट पीरियड के अंदर, जॉब नंबर 23, जॉब नंबर 24। मैं तुमको ये वाला डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जॉब नंबर 23, शायद हमारी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जॉब नंबर 23 दोनों के ऊपर वो गया रहेगा क्योंकि दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। तो जॉब नंबर 23 के लिए फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल कॉस्ट लग चुका है, 12,000। कितना लेबर कॉस्ट लग चुका है, 768। कितना ओवरहेड्स चार्ज हो चुका है, 1152। तो जॉब नंबर 23 के लिए इन ऑल कितना खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, 13,920। इन विच डिपार्टमेंट, इन फैब्रिकेशन। फिनिशिंग के अंदर कितने का खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, 3640। ठीक है, तो जॉब नंबर 23 के ऊपर आज तक कितने का खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, 17,560। जॉब नंबर 24 के ऊपर कितना खर्चा ऐसे रिकॉर्ड हो चुका है, 26,300। टोटल विल टैली अप टू दिस पर्टिकुलर फिगर। तो उन लोगों ने तुमको सॉलिड डिटेल्स देके रखा हुआ है। ऑब्वियसली दीज 2 आर योर डिपार्टमेंट्स, ये आपको आगे जाके भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे अभी देखो, ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर यू हैड ओपनिंग स्टॉक फॉर अप्रैल। अभी वो लोग तुमको बता रहे अप्रैल मंथ के अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, वो लोग आपको ये बता रहे अप्रैल मंथ के अंदर क्या क्या हुआ। तो पढ़ो जरा प्लीज। परचेज ऑफ मटीरियल्स ड्यूरिंग द मंथ 24,200। चलो ठीक है, तो परचेज ऑफ मटीरियल्स ड्यूरिंग द मंथ, तो इस मंथ के अंदर इतना मटीरियल्स परचेज हुआ। मटीरियल्स रिक्विजिशन बेस्ड अपॉन बिल ऑफ मटीरियल। मटीरियल रिक्विजिशन बोले तो मटीरियल्स इशूड होता है, क्योंकि पहले एक रिक्वेस्ट आएगा मटीरियल रिक्विजिशन फॉर्म, उसके बाद वो इशू हो जाएगा। सो बिल ऑफ मटीरियल इज काइंड ऑफ योर इशू फॉर्म। ठीक है, जॉब नंबर 23 के लिए इतना मटीरियल फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और गया अप्रैल मंथ के अंदर। 24 के ऊपर इतना गया, 27 के ऊपर इतना गया, 29 के ऊपर इतना गया। को बोलते सर 27 और 29 किधर से आ गया, एक सेकेंड। 23 और 24 ये वाले 2 जॉब्स तो शुरू में भी थे ना, करेक्ट नो? तो मतलब 27 एंड 29
must be the new jobs which have been started in this period. Is that okay? क्योंकि ये शुरू के अंदर किधर भी नहीं थे. ओके अच्छा मेरे को जरा बोलो शुरू में अपने कौन से कंप्लीटेड जॉब्स थे, मेरे को जरा वो बोलो. 21, 25, 26 तो ये शुरू से ही कंप्लीटेड ही थे अपने पास जब ये वाला साल स्टार्ट हुआ. तो 23, 24 तो पहले वाले थे, 27, 29 अभी अभी और अपने को ऑर्डर्स मिले होंगे जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया. अच्छा सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, लेबर बेस्ड अपॉन टाइम. ये ओवरहेड्स का डेटा नहीं है, ये जो डेटा है ये किस चीज का डेटा है, लेबर का डेटा है. ठीक है तो जॉब नंबर 23 के ऊपर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में और कितने आवर्स का काम हुआ, 72. यहां पे आवर्स लिखा हुआ है और 72 आवर्स के लिए वर्कर लोगों को कितने का पेमेंट किया, 576. जरा कैलसी लो, 576 डिवाइडेड बाय 72 मार, ये 8 आता है. सब लोग मेरे को बोलना दिस 8 रिप्रेजेंट्स व्हाट, गलत मत बोला मैं बहुत मारेगा. दिस इज वेज रेट, इसका ओवरहेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. दिस इज नथिंग बट योर वेज रेट. यहां पे ऐसा लिख के रखना वेज रेट ₹8 पर आवर. अच्छा एंड ऑनेस्टली तुमको बोलता हूं तुम लोग कोई भी जॉब का ट्राई कर लो वो ₹8 ही आएगा. दिस अपॉन दिस कर ले, दिस अपॉन दिस कर ले, दिस अपॉन दिस कर ले, तेरा ₹8 ही आने वाला है. एक और चीज, अभी तुम लोग ये वाली चीजें टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे लिख रहे हो आई डोंट नो, लिख सकते हो, यू ऑल कैन राइट डाउन वरना दैट्स ओके. देख फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ना वेज रेट अलग है, मेरे को बगैर कैलसी यूज किए बोलो वो तो देखकर ही पता चल जाएगा. ₹10, 240 अपॉन 24, या दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस. तो वेज रेट इन दिस पर्टिकुलर केस इज ₹10 पर आवर. ठीक है अच्छा सुन अभी ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ये वाला जो लेबर है ना ये तेरा जॉब वाइज दिया हुआ है. ये मैं तुमको क्यों बोल रहा हूं 1 मिनट के बाद बोलेगा. पॉइंट नंबर 5, इनडायरेक्ट लेबर फॉर फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट इज 148 रिस्पेक्टिवली. अच्छा एक सेकेंड, अपना पहला लेक्चर कॉस्टिंग का, पहला लेक्चर, इनडायरेक्ट लेबर इन योर कॉस्ट शीट कम्स एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद आता है. ठीक है तो ये जो है ना ये तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है. ठीक है आगे. अच्छा ये इनडायरेक्ट लेबर है तो अभी कॉमन सेंस है ये वाला लेबर कौन सा लेबर होएगा, डायरेक्ट लेबर. लेकिन सुनो दिस इज नॉट द वे टू बी थिंकिंग, आई विल टेल यू अ बेटर थिंकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर इज दैट वर्कर हु प्रोड्यूसेस योर गुड्स. नो कैन वी से गुड्स बोले तो जॉब्स ना, गुड्स बोले तो जॉब्स ना. तो अभी कॉमन सेंस है बेटा, ये वाला लेबर अगर तेको जॉब वाइज दिया हुआ है तो कॉमन सेंस है ये वाला लेबर कौन सा लेबर होगा, ये वाला लेबर कौन सा लेबर होएगा, डायरेक्ट लेबर. जस्ट बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट लेबर इट माइट नॉट मीन दैट दिस इज डायरेक्ट लेबर. आई इन एनी केस नो ये डायरेक्ट लेबर ही होएगा क्योंकि दिस लेबर इज गिवन जॉब वाइज. तुमको समझ में आता है क्या बोलता है? अगर तेरे को ऐसा दिया हुआ है वर्कर ने इस जॉब के लिए इतने घंटे काम किया, मतलब वो डायरेक्ट वर्कर ही है ना, तभी तो देखो जॉब वाइज दे रहा है. जो इनडायरेक्ट लेबर है वो जॉब्स के ऊपर थोड़ी काम करेगा, वो तो फैक्ट्री को झाड़ू मारेगा. ठीक है आगे चलते हैं. फ्रिंज बेनिफिट्स पेड टू इनडायरेक्ट लेबर इज 450 एंड 150 फॉर फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली. फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब ये जो इनडायरेक्ट लेबर है वो लोग आए, उनको खाना पीना चाय नाश्ता वगैरह कुछ दिया. ओके ऑब्वियसली अगर इनडायरेक्ट लेबर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स इवन फ्रिंज बेनिफिट्स पेड टू देम विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली. ठीक है तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होएगा. आगे अदर ओवरहेड्स आर, अब ये जो कंज्यूमेबल इंश्योरेंस प्रॉपर्टी टैक्स ये सब कुछ भी जो है ना ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होएगा. को बोलते सर आपको कैसे मालूम? मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने सम पहले सॉल्व किया हुआ है और मैंने ये वाला एडजस्टमेंट पढ़ के रखा हुआ है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इधर अलग से दिया हुआ है तो कैन वी से अभी उसके अलावा जो भी खर्चे होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होंगे ना. ठीक है तो ये भी जो तेरा खर्चा है ये कौन सा खर्चा है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. कंज्यूमेबल्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मिसलेनियस ये सब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होएगा. ठीक है तो ये तीनों तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं. अभी तक नहीं लिखा तो एक बार ब्रैकेट मार के एक बार फैक्ट्री ओवरहेड्स को लिख देना. ठीक है
आगे मेरे को जरा बोलो, यहां पर ना हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ था? लेबर आर। तो उन लोगों को मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट तो देना पड़ेगा, तो वो लोग एब्जॉर्प्शन रेट तो दे रहे ना बेटा मेरे को, इधर पढ़ो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स पर डायरेक्ट लेबर आर आर 12 फॉर फैब्रिकेशन 10 फॉर फिनिशिंग। अब मेरे को एक नाम बोलो ना, इट इज 12 फॉर फैब्रिकेशन 10 फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मेरे को कुछ बोलो ना, कल जो सिखाया मैंने, डिपार्टमेंटल मेथड। इधर देर आर 2 रेट्स फॉर 2 डिपार्टमेंट्स, मतलब इट इज डिपार्टमेंटल मेथड। नो, अब मेरा स्टाइलस गिर गया। हाँ, तो अगर सपोज यहां पे एक ही रेट होता, मतलब इट विल बी विच मेथड? ब्लैंकेट मेथड। आगे, प्रोडक्शन ऑफ जॉब नंबर 24 एंड 29 वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। मेरे को जरा बताओ एक बार, हम लोग कितने जॉब्स के ऊपर काम कर रहे थे? कितने जॉब्स के ऊपर काम कर रहे थे, उसका नंबर बताओ। 23, 23, 24, 27 एंड 29। ठीक है, ये 4 जॉब्स के ऊपर काम कर रहे थे। उसके अंदर से कौन से 2 जॉब्स कंप्लीट हो गए? 24, 29 कंप्लीट हो गए। कैन यू से कंप्लीट हो गए तो फिनिश गुड्स को चले जाएंगे, एंड कैन यू से बाकी 23 एंड 27 कंप्लीट नहीं हुए, मतलब दे विल स्टिल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। इज दैट ओके? अच्छा, एक और चीज, मेरे पास शुरू में कितने कंप्लीटेड जॉब्स थे? 21, 25 और 26। अभी और कौन से 2 जॉब्स कंप्लीट हो गए? 24 एंड 29, जो मैंने अभी अभी पढ़ा। तो कैन वी से मेरे पास 5 फिनिश जॉब्स है ना? कैन वी से फिनिश जॉब्स को अभी बस बेचना ही बाकी है ना अपने को। तो देखो जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है, जॉब नंबर 25, 26 एंड 29 वर सोल्ड फॉर दिस मच, दिस मच एंड दिस मच। तो ये 5 के अंदर से ये वाले 3 जॉब्स बिक गए। तो कैन वी से जो जॉब्स पूरे नहीं बने, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। लेकिन जो जॉब्स बनकर बिके नहीं, दोज आर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इज दैट ओके? पक्की बात? चलो ठीक है, तुम लोग अभी तक हो? थैंक यू। आगे, विद द हेल्प ऑफ अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग: अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन अप्रैल, detailing each element of cost job wise and department wise in the same format as given above for details of WIP at the beginning of the month। फिर से पढ़ता हूं, a tabular statement showing total cost incurred in April। अप्रैल के अंदर क्या खर्चे हुए आपको बस वही बताने हैं। डिटेलिंग ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जॉब वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज। आप लोग खर्चे बाइफरकेट करके देना, जॉब वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं सोचूंगा कैसा स्टेटमेंट बनाऊं, उन लोगों ने वो कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। इन द सेम फॉर्मेट एज गिवन टू यू फॉर डब्ल्यूआईपी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो जैसा आप लोग को ये वाला एक स्टेटमेंट दिया हुआ था ना, दिस वॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। वो लोग क्या बोलते हैं, अप्रैल के अंदर क्या खर्चे हुए, एक ऐसी स्टेटमेंट के तौर पर तैयार करके हमको दो, तो दे देंगे। फिर और क्या? बी, अ सिंपल स्टेटमेंट डिपार्ट। इस क्वेश्चन के ना कुछ सिंपल नहीं होने वाला, ये लोग सिर्फ फेंकता है। ओके, अ सिंपल स्टेटमेंट शोइंग डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द मंथ। तो इस मंथ का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल के दो। थर्ड, अ ब्रीफ कंसोलिडेटेड ओवरऑल कॉस्ट। कुछ भी ब्रीफ नहीं होने वाला इस क्वेश्चन के अंदर, वो लोग सब फेंकता है। ओके, फॉर अप्रैल शोइंग क्लियरली सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएशंस इन स्टॉक एंड डब्ल्यूआईपी फिगर्स। चलो ठीक, तो ये मेरा एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है, सॉलिड हिंदी में यूज करता है तो कभी कभी। दिस इज वन सिंगल क्वेश्चन दैट आई हैव, वेयर बाय आई विल टीच यू हाउ टू कन्वर्ट अकाउंट्स इनटू कॉस्ट शीट। ओके, इसके अलावा पूरी कॉस्टिंग के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। वेयर बाय इन दिस केस वी विल ट्राई टू बी मेकिंग अकाउंट्स ऑल्सो एंड वी विल ट्राई टू बी मेकिंग कॉस्ट शीट ऑल्सो। इस क्वेश्चन के अंदर आई विल ट्राई टू गो टिल दैट डेप्थ कि इसके बाद तुमको जीरो डाउट आए इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सुनो, वैसे तो ना मेरे को पार्ट ए के अंदर सिर्फ डब्ल्यूआईपी अकाउंट ही बनाने का है, ठीक है, लेकिन मैं 2 और अकाउंट बना रहा हूं, एक एसएलसी अकाउंट और एक फिनिश गुड्स अकाउंट चैरिटी के लिए। ठीक है, ताकि तुम लोग को फ्यूचर के लिए समझ में आ जाए अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो एक सेकेंड, तुम लोग क्या करो, ये कंपनी का नाम मेरे को चाहिए था, यू ऑल राइट डाउन प्लीज, लिखो इन द बुक्स ऑफ यूनिटेक, नोटबुक्स के अंदर लिखो इन द बुक्स ऑफ यूनिटेक
नेक्स्ट लाइन पे लिखो बुक्स फॉर मंथ ऑफ, अपने को साल दिया हुआ है क्या? नहीं, बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आगे ब्रैकेट में लिखना बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, तो पहले लिखना पार्ट ए, एक एसएलसी अकाउंट अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 8 लाइन का अकाउंट बना लो। उसके बाद एक फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, वो भी तुम लोग तकरीबन 10 लाइन का अकाउंट बना लो। ये वाला अकाउंट बना लो तुम लोग, पहले वो इतना बना लो, फिर उसके बाद वो आगे बोलता हूं। 8 लाइन 10 लाइन, 8 लाइन्स 10 लाइन्स। सुनो, देखो, अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना, मैं तुमको 4 WIP अकाउंट्स अलग अलग बनवाता। WIP जॉब नंबर 23, 27, 23, 24, 27, 29। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सबने मेरे को बोल दिया है कि आप लोग WIP के फॉर्मेट के अंदर ही बनाओ, ठीक है। तो एक यहां पे ना, ये तकरीबन हाफ साइड से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा WIP अकाउंट। जॉब नंबर 23, जॉब नंबर 24, जॉब नंबर 27, जॉब नंबर 29 और टोटल। लाइंस मत बनाना, लाइंस थोड़ी देर के बाद बनाना, वंस यू नो लाइक यू नो कि और क्या क्या चीजें वो आने वाला है। दिस इज ऑलमोस्ट इन द सेम फॉर्मेट जैसे शुरू में था। ये मेरे को हाफ साइड के आसपास चाहिए, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट पेज के अंदर बनाओगे, वो आपकी मर्जी। कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहेगा, नेक्स्ट पेज पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। मेरे को हाफ साइड चाहिए इसके लिए, ठीक है। तुम लोग ये वाली वर्टिकल लाइंस 2 मिनट के बाद बनाओ, ठीक है, व्हेन वी राइट डाउन ऑल द थिंग्स ओवर हियर, ताकि वो एग्जैक्टली नो कितने लाइंस के लिए अपने को चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर एक बार ही पूछा गया था फॉर 16 मार्क्स, वंस इन फाइनल सी ऑल्सो फॉर 16 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अभी शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के पार्ट्स वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक, सुन, यहां पे पहले लिखना ओपनिंग स्टॉक रोमन नंबर 1। जो मैंने आप लोगों को वो बोला ना, WIP अकाउंट ऐसा बनता है, मैंने तुमको सिखाया मेरे ख्याल से, ओके। मैं यही अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर बना रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक शुरू में अगर होएगा तो फिर उसके बाद अपनी को खर्चा डिपार्टमेंट वाइज दिखाने का है, तो इधर लिख के रखो फैब्रिकेशन, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक लाइन छोड़ना, रोमन नंबर 2, फिनिशिंग, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, रोमन नंबर 3। उसके बाद सबका टोटल कर लेंगे, टोटल कॉस्ट 1 + 2 + 3। मेरे को इसके बाद 2 लाइन और चाहिए। सुनो, जो जॉब्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, वो यहां से निकल के फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। तो लेस ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, या फिर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अगर नहीं लिखना, आप लोग ऐसे भी लिखोगे तो भी वो चलेगा, लेस जॉब्स कंप्लीटेड। जो बच जाएगा दैट विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक।
ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो इंप्लाइड है क्योंकि हम लोग WIP अकाउंट ही तो बना रहे हैं। अभी अगर वर्टिकल लाइंस बनाने की होंगी तो बना लेना। टोटल कॉस्ट 1 + 2 + 3, उसके बाद लेस जॉब्स कंप्लीटेड, दिस विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तुमको एग्जाम्स के अंदर पार्ट 1 के ना सिर्फ WIP अकाउंट ही पूछा है, बाकी दोनों अकाउंट्स मैंने चैरिटी के लिए तैयार किए ताकि फ्यूचर के अंदर कभी कोई डाउट ना आए। ठीक है, ये हो जाएगा पार्ट A। उसके बाद पार्ट B क्या था, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल के दो। ठीक है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए ना तुम लोग स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हो, मैं अकाउंट तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर अपने को दिखाई देता है ना, तो यहां पे लिख के रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। लेकिन ये भी जो है ना मेरे को डिपार्टमेंट वाइज ही चाहिए, सामने भी अपने को वही पूछा है, डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल के दो। तो एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट, एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तकरीबन हाफ साइड ओनली, हाफ साइड ओनली। चलो सुनो लास्ट, उन लोगों ने बोला है कॉस्ट शीट फॉर अप्रैल तैयार करो, तो यहां पे लिख देना कॉस्ट शीट फॉर अप्रैल, और एक रेगुलर कॉस्ट शीट का ना फॉर्मेट इधर बना के रखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक लेस परचेजेस, सॉरी ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड। तुम लोग फुल फॉर्म्स वगैरह ही लिखो, इट इज बेटर बेटा। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, 2 लाइन छोड़ना फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद। दिस विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, that will give you net factory cost, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है बेटा, सो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस विल गिव यू COGS, एड यहां पर एक लाइन वो छोड़ दो यार, लीव 1 line over here, add administration / S&D, this will give you cost of sales, add profit, get sales। सुनो अभी सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाला क्वेश्चन मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी रीडिंग दिस एंटायर क्वेश्चन एंड कमिंग फॉर द लेक्चर, पूरा का पूरा आई वांट क्वेश्चन टू बी रटा कि कौन सा डेटा किधर है, मैंने एक्सप्लेनेशन वो दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो बड़ा है, आई लाइक टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस। ठीक है, सो आई वांट ईच एंड एवरीथिंग टू बी नोन टू यू कि सम के अंदर क्या क्या है, किधर किधर है, ताकि वी कैन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर। ठीक है।